Hello, good morning everyone. This is Dilshad Nisar, Faculty of Academy of UPSC, and in this particular lecture, we are going to read Leibniz. See, हम लोगों ने रैशनलिज्म शुरू कर दिया है ना, और रैशनलिज्म में हम लोगों ने दो फिलोसफर्स को पढ़ लिया. पहले कौन थे? डेकार्टे, और दूसरा स्पेनोजा. डेकार्टे ने आई थिंक देयरफॉर आई एम, और उन्होंने एक माइंड बॉडी डुअलिज्म दिया. सी, रैशनलिज्म में डेकार्टे ने एक प्रॉब्लम खड़ी कर दी, क्या माइंड बॉडी डुअलिज्म, कि माइंड बॉडी को इन्फ्लुएंस करता है या बॉडी माइंड को इन्फ्लुएंस करता है. इसका ऑफ कोर्स उन्होंने आंसर भी दिया है ना, इंटरेक्शनिज्म की थ्योरी दी कि ये जो पिनियन ग्लैंड है हमारे माइंड में, ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? इस इंटरेक्शनिज्म के लिए. मगर क्या ये एब्सोल्यूट सॉल्यूशन थी? क्या ये जो सॉल्यूशन है इंटरेक्शनिज्म, क्या वो माइंड बॉडी के प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाया? अगेन, फिर अगर से वो सॉल्व कर पाता तो फिर स्पेनोजा ने जो दिया है पैरेललिज्म की थ्योरी, वो कैसे दिया? तो अगेन यानी उन्होंने सिर्फ प्रॉब्लम खड़ा किया है ना, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया. डेकार्टे ने प्रॉब्लम खड़ी की है, सॉल्व नहीं किया. फिर स्पेनोजा ने दिया पैरेललिज्म का, कि आपने जो कंसेप्ट दिया है ना सब्सटेंस का, वो गलत ही है. डेकार्टे क्या कहते हैं? बिसाइड्स गॉड देयर आर टू सब्सटेंस, फर्स्ट वन इज माइंड एंड द सेकेंड वन इज मैटर. स्पेनोजा क्या कहते हैं? नहीं, सब्सटेंस जो है ना वो एक ही है, और वो कौन है? गॉड है. या आप उसे गॉड कह लो या आप उसे नेचर कह लो, है ना, बोथ आर सिमिलर या फिर बोथ आर सेम. अब आते हैं क्या लेबनिज. लेबनिज को ना मॉडर्न एरिस्टोटल कहा जाता है. ऑफ कोर्स इन्होंने कुछ तो ऐसा किया होगा जिनकी वजह से इनको मॉडर्न एरिस्टोटल कहा जाता है. ना लेबनिज को अगर से मैं डायरेक्ट शुरू कर दूं, है ना, तो फिर बातें बनेगी नहीं. इसीलिए हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड सेट करना पड़ेगा, है ना, कि लेबनिज क्यों अपनी जो फिलॉसफी में कुछ भी बोल रहे हैं तो वो क्यों बोल रहे हैं और क्या बोल रहे हैं. सी, लेबनिज से पहले के जो फिलोसफर थे, यानी वो लोग क्या मानते थे कि कुछ लोगों का मानना था मटेरियलिज्म, जो मटेरियलिस्ट लोग थे, उन लोगों का क्या मानना है कि जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ रियलिटी है वो क्या है? एटम है, यानी मैटर है ना. इनसे पहले जो फिलोसफर थे उनका क्या मानना था कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ रियलिटी जो है वो क्या है? वो मैटर है. अब इसमें एक दिक्कत है, मैटर कह लो या जो डेमोक्रेटस थे, या कुछ लोगों का मानना है कि एटम है ना, कि ये जो दुनिया है ना ये एटम से बनी है, और यही है फंडामेंटल यूनिट ऑफ रियलिटी, एटम है. ओके ओके ओके. पर एक बात बताओ, ये जो एटम है, फॉर एग्जांपल ये एक एटम है, मैं इसको 1/2 एटम लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये फिजिकल है. इसको मैं 1/3 एटम लिख सकता हूँ, 1/4 लिख सकता हूँ, 1/1 लाख लिख सकता हूँ. यानी इसके तो बहुत सारे पार्ट्स हो जा रहे हैं. ये जो एटम है, जो मटेरियल है, उसके बहुत सारे पार्ट्स हो जा रहे हैं, है ना, वो डिविजिबल है. अब इसका जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ रियलिटी है वो कौन सा वाला पार्ट है? हम इसको बोले या इसको बोले या इसको बोले या इसको बोले? ऐसे कितने सारे पार्ट्स बन सकते हैं. तो हम जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ रियलिटी हम किसे बोले? अगेन ये एक प्रॉब्लमेटिक है, ये एक बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है. दूसरा चीज, आप कह रहे हो कि एक जो है ना माइंड है और एक क्या है? मैटर है. ये दोनों डायमेट्रिकली अपोजिट चीज है ना. मैटर होता तो समझ में आता, माइंड होता तो समझ में आता, और ये दोनों फिर आपस में कोऑपरेट कैसे करते हैं? इंटरेक्शनिज्म फेल हो चुका है, पैरेललिज्म फेल हो चुका है. वो ये दोनों अपोजिट चीजें हैं, है ना. ऐसा नहीं कि माइंड है तो ठीक है चलो कोऑपरेट कर सकता है. फॉर एग्जांपल मेरा माइंड आपके माइंड से कनेक्ट किया जा सकता है, हम लोग आइडियाज शेयर कर सकते हैं, है ना. मगर कोई मैटर से कैसे कोई चीज वो कर सकता है, आइडियाज शेयर कर सकता है? ये दोनों कैसे कोऑपरेट कर सकते हैं? ये दोनों तो अपोजिट चीज है, काफी डिफरेंट चीज है. तो ये दोनों आपस में कैसे कोऑपरेट करता है? कर ही नहीं सकता. फिर तीसरा चीज है, क्या ये मैटर है? फॉर एग्जाम्पल आप कह रहे हो कि ये जो दुनिया है ना, उसका जो अल्टीमेट रियलिटी है, अल्टीमेट यूनिट जो है रियलिटी की, वो कौन है? मैटर है. तो इस मैटर में एक्टिविटी कैसे आती है? एक्टिविटी की भी इश्यू है. अगर से मेरे बॉडी से कॉन्शियसनेस हटा दिया जाए, या किसी भी स्टोन जो जहां पर पड़ा रहता है वो वहीं पे पड़ा रहता है, उसमें तो एक्टिविटी नहीं आती. क्यों? क्योंकि वो एक मैटर है. मगर इस वर्ल्ड में हम देखते हैं कि एक्टिविटी तो है, हमें एविडेंट करते हैं कि हाँ एक्टिविटी है. तो फिर ये कैसे आ सकता है? लेबनिज ने ये वैलिड क्वेश्चन उठाया, और लेबनिज अपने फिलॉसफी में इन सारे चीज़ों को
इन सारे चीज़ों को वो सोच के अपनी फिलॉसफी देंगे कि भाई मेरी फिलॉसफी में ना इन सब चीज़ों का आंसर हो, और कोई इस बेसिस पे मेरी फिलॉसफी को क्रिटिसाइज ना करे। अगेन लेबनिज जो है स्पिनोजा के यूनिटी वाले कंसेप्ट से ना काफ़ी प्रभावित थे। वो मानते थे कि हाँ आपने जो ये यूनिटी वाला कंसेप्ट दिया ना ये बहुत अच्छा है। वो भी अपने फिलॉसफी में यूनिटी लाना चाहते थे, मगर वो क्या लाते हैं या कैसे लाते हैं ये हम देखेंगे। क्या हम समझ चुके हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम थी मटेरियलिज्म में? अगर से हम मैटर को अल्टीमेट रियलिटी मानते हैं या एटम को मानते हैं तो उसमें क्या दिक्कत है कि एटम के बहुत सारे पार्ट होते हैं, तो फिर हमें कभी भी समझ में नहीं आएगा कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ रियलिटी है क्या। फिर उनसे लेबनिज से पूछा गया कि ठीक है तो आप बताइए कि क्या है फंडामेंटल यूनिट ऑफ रियलिटी। वो कहते हैं कि वो तो मैं बताऊंगा ही, पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोगों ने जो सब्सटेंस को डिफाइन किया है ना वो बहुत गलत तरीके से किया है। कैसे? लेबनिज से पहले के फिलोसफर सब्सटेंस को कैसे डिफाइन करते थे? सब्सटेंस वो चीज़ है जो कि अपने एग्जिस्टेंस के लिए किसी और पे डिपेंड ना करता हो और क्वालिटीज उनमें रहती हो, वो खुद एक क्वालिटीज ना हो, है ना। फॉर एग्जाम्पल, आई एम रियली सॉरी, मैं जान रहा हूँ कि मेरी ड्राइंग बहुत ही ख़राब है। ये एक एप्पल है ना, मान लेते हैं कि ये एक एप्पल है। इसके बहुत सारे क्वालिटीज़ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका एक टेस्ट होता है, इसका कलर होता है और इसका शेप होता है, साइज होता है, जो शो ऑन, है ना। ये सब क्या है? ये इनकी क्वालिटीज़ है। एक सेकेंड के लिए मान जाओ कि एप्पल एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो ये इनका जो टेस्ट, कलर, शेप, साइज जो भी है ये इसका कोई वैल्यू नहीं होगा, ये तो हवा में नहीं तैरेगा। तो अब क्योंकि ये क्वालिटीज इसमें रहती है, इसी वजह से ये क्या है? ये एक सब्सटेंस है। लेबनिज से पहले सब ऐसा ही क्या करते थे? डिफाइन करते थे। और ये क्या है? ये एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखता है। ये शेप जो है ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा है ना। तो ये सब्सटेंस हो गया। मैं एक सब्सटेंस हो गया, मेरे अंदर बहुत सारी क्वालिटीज है, तो मैं एक सब्सटेंस हो गया। लेबनिज कहते हैं ना, अब हमें सब्सटेंस के डेफिनेशन में थोड़ा चेंजेस लाना होगा। सब्सटेंस वो नहीं है जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता हो। सब्सटेंस वो हो जो जिसकी एक्टिविटी जो हो ना वो अपने एक्टिविटी में इंडिपेंडेंट हो, एग्जिस्टेंट में नहीं, सिर्फ एग्जिस्टेंस में नहीं, अपने एक्टिविटी में भी इंडिपेंडेंट हो, यानी वो इंडिपेंडेंटली उसके अंदर एक्टिविटी पाई जाती हो, वो हो सब्सटेंस। अब इससे क्या होगा? अगर से मैटर के अंदर फॉर एग्जांपल जो अल्टीमेट फंडामेंटल यूनिट ऑफ रियलिटी होगी, अगर से उसके अंदर क्या आ गया? एक्टिविटी आ गया, तो ये जो माइंड और बॉडी, ये जो प्रॉब्लम थी वो तो सॉल्व हो जाएगी। शायद ये बात अभी ज़्यादा सेंस नहीं बनेगा, थोड़ी देर में ये बात आपको समझ में आने लगेगी। वो क्या कहते हैं? लेबनिज क्या कहते हैं? लेबनिज कहते हैं कि हम लोगों ने ये देख लिया कि मैटर, जब हम मैटर को सब्सटेंस बनाते हैं तो क्या क्या दिक्कतें आती हैं। पहला तो ये कि वो डिविजिबल होता है, तो यानी अब जो भी फंडामेंटल यूनिट ऑफ रियलिटी होगा वो डिविजिबल नहीं होनी चाहिए। दूसरा, एक माइंड बॉडी प्रॉब्लम आ जा रहा है, तो क्यों ना कोई ऐसा सब्सटेंस हो जिसके अंदर माइंड भी हो और बॉडी भी हो, दोनों चीज़ हो, तो उससे क्या होगा? माइंड बॉडी की प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। इसके लिए कौन सी फिलॉसफी देते हैं वो लेबनिज? इसके लिए फिलॉसफी देते हैं मोनैडोलॉजी की। वो क्या कहते हैं कि मोनैड जो है ना यही है सब्सटेंस। सब्सटेंस क्या है? मोनैड के मीनिंग होते हैं इकाई, यानी यूनिट, जो सबसे छोटा। आप थोड़ी देर के लिए इसे एटम की तरह समझ सकते हो, थोड़ी देर के लिए, है ना। क्यों? क्योंकि थोड़ी देर बाद तो हम समझ ही जाएंगे कि ये मोनैड्स है क्या। ये क्या है? यूनिट है, यूनिट, फंडामेंटल यूनिट ऑफ रियलिटी। और ये क्या? ये फिजिकल नहीं है, ये क्या है? ये स्पिरिचुअल है। ये क्या है? स्पिरिचुअल है। अगेन स्पिनोजा ने क्या कहा कि सब्सटेंस जो है वो एक ही है, गॉड है। इसीलिए उनकी फिलॉसफी को क्या कहा गया? मोनिज्म। ये क्या कहते हैं कि सब्सटेंस जो है वो एक नहीं है, जो मोनैड्स है ना वो लाखों करोड़ों है। फॉर एग्जांपल, एक इतने बड़े स्पेस में ही बहुत सारे मोनैड होंगे। मेरे बॉडी के अंदर 1 लाखों, मिलियंस ऑफ मिलियंस मोनैड होंगे, इट मे बी पॉसिबल। तो यानी वो एक सब्सटेंस पे नहीं मानते, वो बहुत ज़्यादा सब्सटेंस में वो मानते हैं कि हाँ लाखों सब्सटेंस, मिलियंस ऑफ मिलियन सब्सटेंस हो सकते हैं एक बॉडी में। ये क्या है? मोनैड्स स्पिरिचुअल। अब क्योंकि ये एक से ज़्यादा सब्सटेंस में मानते हैं, इसीलिए क्या है? पुलर। इनके फिलॉसफी को इसीलिए स्पिरिचुअल प्लुरलिज्म भी कहा जाता है, क्योंकि ये एक से ज़्यादा सब्सटेंस पे मानते हैं, इसीलिए स्पिरिचुअल प्लुरलिज्म भी इनकी फिलॉसफी को कहा जाता है। स्पिरिचुअल क्यों? क्योंकि इनके जो मोनैड्स है वो फिजिकल नहीं है, वो स्पिरिचुअल है। अब स्पिरिचुअल है तो ये
बियॉन्ड स्पेस है, इट इज बियॉन्ड स्पेस। नाउ एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई चीज़ इस स्पेस में एग्जिस्ट कर रही है तो फिर वो बियॉन्ड स्पेस कैसे हो सकता है। ये तो एक वैलिड क्वेश्चन है कि अगर से इस दुनिया में हम जितनी भी चीज़ें परसीव कर रहे हैं और वो मोनेड से बना है तो फिर मोनेड बियॉन्ड स्पेस कैसे हो सकता है। सी, ये चीज़ हम ज़्यादा बेहतर से तब समझेंगे जब हम कांत पढ़ रहे होंगे, बट अभी मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ। सी, स्पेस का कंसेप्ट किसके रिलेटिव में है? हमारे रिलेटिव में। हमारे रिलेटिव इन द सेंस ऑब्जेक्ट के रिलेटिव में। अगर से इस दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होगा, इस दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं हुआ तो किसी भी चीज़ को रहने के लिए कोई जगह चाहिए ही नहीं। तो जब कोई जगह रहने के लिए चाहिए नहीं तो फिर स्पेस कहाँ से? स्पेस भी तो नहीं, स्पेस एक रिलेटिव फेनोमेना है। कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा, कोई स्पेस नहीं होगा। अब क्योंकि ये जो मोनेड्स है ये तो स्पिरिचुअल है ना, तो ये फिजिकल वर्ल्ड में तो विजिबल है ही नहीं, यानी इसको रहने के लिए ये फिजिकल वर्ल्ड नहीं चाहिए। तो जब ये फिजिकल वर्ल्ड चाहिए नहीं तो स्पेस कहाँ से? जब रहने के लिए मोनेड्स को स्पिरिचुअल है, इसे रूम चाहिए ही नहीं चाहिए, तो फिर स्पेस का कहाँ से कंसेप्ट आ गया? ऑफ कोर्स इट इज बियॉन्ड स्पेस। बियॉन्ड जो है स्पेस जो है ना वो एक रिलेटिव फेनोमेना है ना, कंडीशनल फेनोमेना है कि चीज़ें होंगी, ऑब्जेक्ट्स होंगी इस दुनिया में तभी स्पेस होगा। टाइम भी ऐसा ही है कि इवेंट्स नहीं होगा, सक्सेशन नहीं होगा तो इवेंट्स नहीं तो नो टाइम। वो हम देखेंगे जब कांत पढ़ रहे होंगे तब ज़्यादा बेहतर से। कि अभी हम समझ चुके हैं कि हाँ जो स्पिरिचुअल चीज़ होती है ना वो बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम होती है, और ये क्या है? ये एक स्पिरिचुअल है इसीलिए बियॉन्ड स्पेस है। अगेन हमने क्या कहा था कि कोई भी चीज़ को जानना हो तो सबसे अच्छा तरीका क्या है कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक को जान ले। आप उनके कैरेक्टरिस्टिक को जान जाएंगे, आप समझ जाएंगे सारी चीज़ें। तो इसीलिए अब हम मोनेड्स के कैरेक्टरिस्टिक को देखेंगे कि कोई चीज़ है तो उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होंगी और उनकी कैरेक्टरिस्टिक को अब हम लोग देखने जा रहे हैं। सी, मोनेड्स की जो पहली कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है? इंडिविजिबिलिटी। कि ये अब इसे आप डिवाइड नहीं कर सकते। सी, मैटर के केस में हमने देखा ना वो क्या हो जा रहा था, वो डिवाइड हो रहा था, वो डिवाइड हो जा रहा था 1/2, 1/3, 1/4 पार्ट्स ऑफ एटम। तो अब क्योंकि वो कोई चीज़ डिवाइड हो जा रहा है तो फिर ट्रू उसका जो ट्रू यूनिट है, ट्रू फंडामेंटल यूनिट ऑफ रियलिटी, ये नहीं पता चल पा रहा था। इसीलिए अब क्योंकि ये स्पिरिचुअल है, वो तो मटेरियल था, अब मोनेड जो है ये तो स्पिरिचुअल है, इसीलिए ये क्या है? इंडिविजिबल है। तो अब ऑफ कोर्स यहाँ से हम इसे कह सकते हैं कि ये क्या है? ये एक सिंपल एंटिटी है। सिंपल एंटिटी मीन्स विच कैन नॉट बी फर्दर रिड्यूस्ड। अब इसे डिवाइड नहीं किया जा सकता। ओके, दूसरा ये कहते हैं क्या कि यही है क्या? यही है सब्सटेंस। यही है क्या? सब्सटेंस एंड कंससनेस। इस कंससनेस जो है ना इसी के अंदर पाया जाता है, मोनेड्स के अंदर ही पाया जाता है। टेक अ पॉज एंड थिंक, हम सब मोनेड से बने हैं, मिलियंस ऑफ मिलियंस मोनेड से बने हैं। दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो मोनेड से बना है। इसका मतलब है कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें सब में माइंड है, सब में कंससनेस है। ये क्या है? ये उसके कैरेक्टरिस्टिक है कि वो जो है उसके अंदर कंससनेस होगा ही होगा। इसीलिए इनके फिलॉसफी को, जिस तरह से स्पेनोजा के फिलॉसफी को पैनथीज्म कहा जाता था, उसी तरह इनके फिलॉसफी को पैनसाइकिज्म कहा जाता है। कि इनको ना लेबनिज को हर जगह पे कंससनेस माइंड दिखने लगा, हर एक ऑब्जेक्ट में माइंड दिखने लगा, कि वहाँ हर एक ऑब्जेक्ट में माइंड है। यानी जितने भी मोनेड्स है सब क्या है? सेल्फ कंसस है, सब कंसस है, और ये सब क्या है? सबके सब सब्सटेंस है। तीसरी एक्टिविटी उन्होंने कहा कि ये जो मोनेड्स है ना, मोनेड्स आर इनहेरेंटली एक्टिव। ये क्या है? इनहेरेंटली एक्टिव। अब जो मोनेड्स है वो खुद एक्टिव है, तो माइंड पहले, इससे पहले क्या होता था कि एक मैटर है और उसमें माइंड इंटर करेगा तब वो एक्टिव होगा। डुअलिज्म स्टेब्लिश हो गया था माइंड और मैटर की वजह से। अब क्योंकि मोनेड्स खुद ही एक्टिव है तो वो जो माइंड और मैटर वाला प्रॉब्लम था वो तो यूजलेस हो गया ना, वो अब ओल्ड हो गया, ऑफ कोर्स ओल्ड हो गया है ना। तो इसीलिए इन्होंने क्या करा? मोनेड्स को ही एक्टिव कह दिया। सी, इन्होंने क्रिटिसिज्म की वजह से नहीं कहा, ये इनकी फिलॉसफी थी, ये इनका बिलीफ था कि मोनेड जो है वो सेल्फ एक्टिव है। आई नो अभी आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि ये जो मोनेड्स है वो तो स्पिरिचुअल है, मगर इस दुनिया में तो हम चीज़ों को देख पा रहे हैं, वो अगर से इनविजिबल है तो हम तो इस दुनिया में, आप मुझे परसीव कर पा रहे हो, ऑब्जेक्ट बहुत सारे माउंटेन को आप परसीव कर पा रहे हो, तो ये कैसे हो सकता है कि कोई स्पिरिचुअल चीज़ से बन के मिला है, मिलकर बना है, मगर हम उसे परसीव कर पा रहे हैं? इसका आंसर आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा, है ना। अभी हम इसके ये देख लेते हैं।
चौथा ये बताते हैं क्या कि ये जो मोनाड्स है ना ये विंडोलेस है। ये क्या है? विंडोलेस। विंडोलेस इन द सेंस कि फॉर एग्जांपल अगर से ये मोनाड्स है तो बाहर से कोई भी इसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता और ना ही ये किसी और को इन्फ्लुएंस कर सकता है। यानी बाहर से ना कोई चीज़ अंदर आ सकता है और ना ही अंदर से कोई चीज़ बाहर जा सकता है। इसको कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। मगर इसके अंदर इंटरनल एवोल्यूशन चलती रहती है ना। ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने की कोशिश करता रहता है ना। मगर ये जो इंटरनल एवोल्यूशन है इसी को क्या कहते हैं? एपिटेशन। एपिटेशन। मगर बाहर की कोई भी चीज़ें इसे इन्फ्लुएंस नहीं करेगा बाहर, और ना ही ये किसी को इन्फ्लुएंस करेगा। क्यों? क्योंकि ये विंडोलेस है। इसमें कहीं पर भी कोई विंडो नहीं है कि जो होकर कोई इन्फॉर्मेशन आ जाए या कोई आइडियाज़ आ जाए। अब क्योंकि ये विंडोलेस है यानी जितनी भी नॉलेज होंगी, जो आइडियाज़ होंगी, वो क्या होगा? इन्नेट होगा। इन्नेट होगा ना, क्योंकि ये तो मोनाड्स क्या है? विंडोलेस। अब हमारे माइंड का जो मोनाड्स है वो भी तो विंडोलेस है ना। इसका मतलब है कि बाहर से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ सकती। अब यहीं से थोड़ा सा दिक्कत होना शुरू होगा, क्योंकि आपने मोनाड्स को क्या बोल दिया है? विंडोलेस। इनको कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। यानी एक मोनाड्स दूसरे मोनाड्स को कभी भी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। ओके। फिर इन्होंने क्या करा? ये क्या है? ये इटर्नल नेचर का है। इटर्नल नेचर का है। ये अनंत काल तक चलता रहेगा, है ना। ऑफ कोर्स इसको बनाने वाला, इनसे पूछा गया क्वेश्चन कि क्या ये जो मोनाड्स है ये खुद से बन गए? तो इन्होंने कहा नहीं, इनको बनाया है किसी ने। वो कौन है? वो है गॉड, वो है सुप्रीम मोनाड। वो हम देखेंगे अभी। क्या इनकी इतनी सारी कैरेक्टरिस्टिक है। बट हमने एक क्वेश्चन उठाया था कि ये तो स्पिरिचुअल है, तो स्पिरिचुअल चीज़ों को तो हम कभी भी परसीव नहीं कर सकते, मगर हम इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उनको तो हम परसीव कर पाते हैं। तो वो क्यों कर पाते हैं? सी, ये कहते हैं कि मोनाड्स के ना बहुत सारे टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ मोनाड्स वो कहते हैं। सी, पहला जो टाइप्स होता है ना वो होता है क्या? स्लीपिंग मोनाड्स। स्लीपिंग मोनाड्स। इसका एग्जाम्पल क्या? स्टोन या जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स है वो उनके अंदर जो मोनाड्स है वो क्या है? वो जो मोनाड्स है वो स्लीपिंग मोनाड्स है। अभी वो सो रहा है, उसके अंदर जो है ना वो ऑफकोर्स चेतना तो है, कंसियसनेस तो है, मगर वो जो कंसियसनेस है ना वो अभी सो रही है, वो अभी जगी नहीं है, जिसकी वजह से हम उसे आसानी से परसीव कर पा रहे हैं। एक ये रीजन है, एक और रीजन है, अभी हम देखेंगे। बट क्या है, उनके अंदर जो मोनाड्स है ना, मोनाड्स भी बहुत प्रकार के होते हैं। तो एक मोनाड जो होता है वो स्लीपिंग मोनाड्स। अब जितने भी मटेरियल चीज़ें हैं वो किससे बना है? स्लीपिंग मोनाड से। इसी वजह से हम उन्हें परसीव कर पाते हैं। ओके। फिर दूसरा, बट क्योंकि ये जो चेतना है ये अभी सोई हुई है, इसीलिए ये पत्थर, ये जो स्टोन है, हम इसे हथौड़े से मारेंगे ये टूट तो जाएगा, मगर इस पत्थर को पेन नहीं होगा, है ना। तो अभी ये कुछ भी फील नहीं करेगा। ऑफ कोर्स ये मैटर जो है, ये जो स्टोन है, इसके अंदर मोनाड्स है और उस मोनाड्स में कंसस है, मगर वो कंसस अभी सोई हुई है। दूसरा आता है क्या? दूसरा क्या है? सब कंसस मोनाड्स। सब कंसस मोनाड्स, फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स। प्लांट्स जो है ना, इसके ये इससे ज़्यादा, स्लीपिंग मोनाड से ज़्यादा ये सब कंसस, इसमें चेतना जो है थोड़ा ज़्यादा होता है। इसी वजह से दे हैव द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, दे हैव द एबिलिटी टू मूव। वो हिलते भी है ना, इनमें मूवमेंट भी होता है। एंड ऐसा कहा जाता है कि शायद इनमें पेन को भी बर्दाश्त करने की, पेन को भी फील करने की एबिलिटी होती है। तीसरा जो होता है क्या? तीसरा क्या है? सेमी कंसस। सेमी कंसस मोनाड। सेमी कंसस मोनाड्स। सेमी कंसस मोनाड्स में एग्जाम्पल क्या है? एनिमल। कि देखिए ये जो है ना, ये इनमें मूवमेंट भी होता है, यानी इनके जो मोनाड्स है वो कंसस भी है। वो ये लोग प्लेजर और पेन दोनों चीज फील करते हैं, यानी ये इससे ज्यादा, इनका जो मोनाड्स है ना ये ज्यादा एक्टिव है। किससे? इससे। इसका जो मोनाड्स है ये इससे ज्यादा एक्टिव है, इसका जो मोनाड्स है ये ज्यादा एक्टिव है। चौथे पे कौन आता है? हम लोग। हम लोग यानी सेल्फ कंसस।
सेल्फ कंसस। ये कौन है? ये ह्यूमन बीइंग है, सेल्फ कंसस। इसका एग्जांपल क्या है? ह्यूमन बीइंग। सी हमारे पास ना रीजन है और एनिमल के पास रीजन नहीं है। तर्क करने की जो एबिलिटी है ना वो एनिमल में नहीं है, इसीलिए ये क्या है? ये सेमी कंसस है। हमारे पास वी हैव द एबिलिटी टू थिंक, वी हैव द एबिलिटी टू रीजन। हम इनके पास जो है ना आइडियाज ऑफ रिलेशनल आइडियाज नहीं है। हमारे पास रिलेशनल आइडियाज है, हम समझ जाते हैं कि कौन हमारा दोस्त है, कौन हमारा भाई है, कौन हमारा दुश्मन है, ये सारी चीज़ें हम समझ जाते हैं। वाई? वी हैव रिलेशनल आइडियाज। एनिमल के पास वो नहीं होता, एनिमल को नहीं पता होता कि कौन हमारा दोस्त है, कौन हमारा दुश्मन है। उनके पास फीलिंग्स होती हैं, प्लेजर और पेन दोनों फील करते हैं, मूवमेंट होती है। बट ह्यूमन बीइंग के पास क्या होता है? एबिलिटी टू थिंक, रीजन। ये सब सारी चीज़ें किस में है? ह्यूमन बीइंग में। और इससे ऊपर जो सबसे ऊपर है वो कौन है? वो है क्वीन मोनाड, यानी सुप्रीम मोनाड, क्वीन मोनाड या सुप्रीम मोनाड। और ये कौन है? ये जो सुप्रीम मोनाड है ये कौन है? ये गॉड है। सुप्रीम मोनाड कौन है? गॉड। हायरार्की में ये टॉप पर है, ये नंबर 1 पे। और जितने भी मोनाड्स हैं ना ये इसकी तरह बनने की कोशिश करते हैं ना। ये चैन यहां से, इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंटिन्यूटी, कि ये जो कंटिन्यूटी है ना ये बना हुआ है। लेब्निज कहते हैं कहीं पर भी वैक्यूम नहीं है, हर जगह पे मोनाड्स है और मोनाड्स कंटिन्यू कर रहे हैं। इसी को क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ कंटिन्यूटी। जो सबसे सुप्रीम है ये कौन है? क्वीन मोनाड, सुप्रीम मोनाड, जिसने इन सारे मोनाड्स को बनाया है। यानी लेब्निज ने अपने फिलॉसफी में गॉड को इंट्रोड्यूस कर दिया। सी बहुत सारे का ये मानना था कि थियोडेसी जो इन्होंने इंट्रोड्यूस करा है ना ये वहाँ के लोगों के डर से इंट्रोड्यूस करा है। क्योंकि स्पेनोजा ने जब पैंथीज्म की फिलॉसफी दी तो उन्हें नीदरलैंड छोड़ के भागना पड़ा था, क्रिश्चियन उनके पीछे पड़ गए थे। स्पेनोजा वाज अ ज्यू। अब उन्होंने जो कह दिया कि ऑल इज़ गॉड एंड गॉड इज़ ऑल, तो अब क्रिश्चियन जो है वो काफ़ी नाराज़ हो गए उनसे। फिर उन्होंने क्या कर दिया था कि गॉड और ह्यूमन के बीच में है ना कोई इमोशनल रिलेशन नहीं है, वो राशनल रिलेशन है। अब क्योंकि गॉड, हम लोग भी क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि गॉड हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जब हम प्रॉब्लम में हो, जब हम दुख में हो तो हमारी दुख सुने, हमारी दुख को समझे। हम लोग इमोशनल रिलेशन इस्टेब्लिश करके बैठे हैं अपने गॉड से। स्पिनोजा ने क्या कर दिया था? एक राशनल रिलीजन, कि नहीं आप दुख में रहो सुख में रहो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप उनके लॉ को अगर से फॉलो कर रहे हैं तो आप खुश रहेंगे, और दुख वाले लॉ को फॉलो कर रहे हैं तो दुखी में रहेंगे। तो कुछ लोगों का ये मानना है कि हो सकता हो, ऐसा हो सकता है ना, ये एक क्लेम है, 100% ट्रूथ नहीं हो सकता, फॉल्स भी हो सकता है, कि उसी डर से इन्होंने गॉड को इंट्रोड्यूस कर दिया। अब आई डोंट नो व्हाट इज रियलिटी। यानी अब हम ये देख चुके हैं कि ये क्या है? क्वीन मोनाड। ये क्वीन मोनाड क्या है? गॉड है ना। और नो उन्होंने एक और चीज कहा था। नो, अब एक और चीज हमें देखना पड़ेगा कि ये जो मोनाड है ना, ये जितने भी मोनाड है, फॉर एग्जाम्पल एक एरिया में, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं 2 मोनाड को ले रहा हूँ, तो ये 2 मोनाड जो है ना ये क्वालिटेटिवली तो सेम होंगे, मतलब क्वालिटी वाइज तो ये दोनों सेम होंगे, मगर क्वांटिटी वाइज वेरी करेंगे। इसीलिए ये कहते हैं, लेब्निज कहते हैं कि कोई भी 2 मोनाड्स कभी भी सिमिलर नहीं हो सकता, 100% सिमिलर नहीं हो सकता। क्वालिटी वाइज सेम रहेंगे बट क्वांटिटी वाइज ये जो डिफरेंस है ना वो बना रहेगा। और इसी को कहते हैं क्या? लॉ ऑफ डिसिमिलरिटी। लॉ ऑफ डिसिमिलरिटी, या इसी ही बोलते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी ऑफ इंडिसरेबल, कि ये जो 2 मोनाड्स है ना वो कभी भी आइडेंटिकल नहीं हो सकते, सेम नहीं हो सकते। लेब्निज से पूछा गया कि 2 जो सिक्के हैं क्या देखने में तो सेम ही लग रहा है, तो क्या ये दोनों एक नहीं कह सकते? कहा नहीं, इंडिविजुअलिटी जो है वो बनी रहेगी, इंडिविजुअलिटी मस्ट बी ऑनर्ड, और ये जो इंडिविजुअलिटी है ये हमेशा बनी रहेगी, है ना। यानी एक चीज़ दूसरे से अगर से अलग है तो वो हमेशा अलग रहेगी। ऐसा नहीं हुआ कि अगर से 2 चीज़ एक जैसे दिखने में लग रहा है तो वो दोनों एक ही, नहीं, उसमें कुछ ना कुछ इंडिविजुअलिटी होगी ही होगी, और हमें उस इंडिविजुअलिटी को रिस्पेक्ट करना होगा, रिकॉग्नाइज करना होगा। यानी मोनाड्स जो है वो क्वालिटी वाइज तो सेम है, मेरा मोनाड्स आपका मोनाड्स क्वालिटी वाइज सेम है, पर क्वांटिटी में वेरी कर सकता है और करता है ना। बट नाउ द क्वेश्चन इज, हमने एक क्वेश्चन उठाया था कि ये तो स्पिरिचुअल आइटम से बना है, तो फिर ये विजिबल कैसे हो सकता है ना।
हमने देखा टाइप्स ऑफ मोनाड में कि ठीक है कुछ मोनाड जो है वो स्लीपिंग मोनाड्स है, और मैंने कहा था कि मैं 2 रीज़न बताऊंगा, एक और रीज़न है नो। अब हम लोग याद है हमने क्वेश्चन किया था कि अगर से ये जो मोनाड्स है वो स्पिरिचुअल है तो फिर ये चीज़ें तो हमें विजिबल हम देख पाते हैं, इसे काफ़ी आसानी से इसे देख पाते हैं। देन ये कैसे पॉसिबल हुआ कि कोई चीज़ स्पिरिचुअल चीज़ों से बना है लेकिन हम उसे देख पाते हैं? सी, इसके लिए 2 चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है। पहला कौन सा है? मटेरिया प्राइमा, मटेरिया प्राइमा। दूसरा क्या है? मटेरिया सेकेंडा। मटेरिया सेकेंडा, सी मटेरिया प्राइमा मीन्स इनएक्टिविटी। वो जो मोनाड्स है ना, वो उनमें इतनी कम एक्टिविटी है, वो उसमें एक्टिविटी तो है मगर इतनी कम एक्टिविटी है, इतनी स्लो एक्टिविटी है कि वो हमें एक मटेरियल की तरह से नज़र आने लगता है। जितना ज़्यादा उसमें इनएक्टिविटी होगी वो उतना ज़्यादा मटेरियल लगेगा हमें देखने में। इसीलिए जो नॉन लिविंग बीइंग है, जो जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स है, उसमें क्या है, ये जो मटेरिया प्राइमा, ये जो इनएक्टिविटी है ना, ये ज़्यादा डोमिनेंट होती है। इसी वजह से उनके अंदर मोशन जो है वो इतना स्लो होता है, एक्टिविटी इतनी स्लो होती है, एक्टिविटी होती है पर इतनी स्लो होती है कि वो मटेरियल बन के हमारे सामने प्रेजेंट हो जाता है या प्रेजेंट रहता है हर वक्त। एक्टिविटी तो है, उसकी जो चेतना है वो अभी सोई हुई है, वो जैसे जगेगी फिर उसमें भी मूवमेंट आएगा, फिर स्पीड मूवमेंट आएगा, फिर वो नज़र आना नहीं, हमें नज़र नहीं आएगा। फिर दूसरा क्या है? मटेरिया सेकेंडा। ना ठीक है, जो मोनाड्स है वो इनएक्टिव है, तो एक मोनाड्स तो वो तो वैसे भी मतलब वो तो स्पिरिचुअल है, इनविजिबल है, तो फिर वो हमें दिखता कैसे है? उसका आंसर कौन देता है? मटेरिया सेकेंडा। यानी मटेरिया सेकेंडा मीन्स फोर्स ऑफ एग्रीगेट, फोर्स ऑफ एग्रीगेट, कि उसके अंदर ना, उसके अंदर एक एनर्जी होती है, एक फोर्स होता है मोनाड्स के अंदर एग्रीगेशन का, कि वो आपस में क्या जुड़ जाते हैं, वो आपस में जुड़ जाते हैं। अब वो मिलियंस ऑफ मिलियंस मोनाड्स जुड़ के, अब ये जुड़ते जुड़ते इसके अंदर ये क्या बन जाता है? एक मैटर बन जाता है। और इस मैटर, अगेन ये मैटर बन गया, अब ये मैटर हमें विजिबल होगा। हमें कभी भी मोनाड्स विजिबल नहीं होता, मोनाड्स तो स्पिरिचुअल है। हमें जो दिखता है वो कौन सी चीजें दिखती है? वो मटेरियल चीजें दिखती है। बट नाउ यहां पर एक और क्वेश्चन है कि ठीक है चलो ये सब तो समझ गया कि हमें वो क्यों विजिबल होता है, क्योंकि वो मटेरिया प्राइमा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इनएक्टिविटी है, वो अभी सोया हुआ है, इसीलिए उसके अंदर जो एक्टिविटी है वो बहुत ही स्लो है ना, इतना स्लो है कि हम उसे आसानी से देख पाते हैं। मटेरिया सेकेंडा आपने सही कर, चलो ठीक है, वो फोर्स ऑफ एग्रीगेशन है, उसके अंदर कलेक्टिविटी है, इसे हम कलेक्टिविटी भी कहते हैं कि ठीक है उनके अंदर एक फोर्स है कलेक्टिविटी की, कि वो आपस में जुड़ के रहते हैं, ये भी हम मान लिया। मगर हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये जो एग्रीगेट कर रहे हैं, आपने कहा कि एक जो मोनेट्स है वो दूसरे मोनेट्स को नहीं इन्फ्लुएंस कर सकता। क्यों? क्योंकि वो लोग विंडोलेस है ना, और ना ही अंदर से कोई इंफॉर्मेशन बाहर जा सकता है और ना ही बाहर से कोई इंफॉर्मेशन अंदर आ सकता है। आपने यही कहा था। तो फिर ये बताइए कि मेरा जो ये हाथ है, इस हाथ का मोनेट्स और इस हाथ को ये इन्फ्लुएंस कर रहा है ना, यानी मैं आपको इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ, मैं आप में बहुत सारी इंफॉर्मेशन वो कर सकता हूँ। तो ये कैसे पॉसिबल हो रहा है? इसका आंसर देते हैं लेबनिज PEH के जरिए, प्री एस्टेब्लिश्ड हार्मनी। लेबनिज कहते हैं सी, आपको ना एक चीज समझना पड़ेगा, प्री एस्टेब्लिश्ड हार्मनी। ये अब आपने तो कहा था कि कोई एक मोनेट्स दूसरे मोनेट्स को इन्फ्लुएंस नहीं करता, मगर यहां तो इन्फ्लुएंस कर रहा है। ये कैसे? क्योंकि मोनेट्स जो है वो विंडोलेस है, उसको कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, पर यहां तो लोग कर रहे हैं। वो कैसे हो रहा है? गॉड, ये लेबनिज क्या कहते हैं, सी एट द टाइम ऑफ क्रिएशन, जब मोनेट्स को बनाया जा रहा था, उस वक्त ना मोनेट्स के अंदर, फॉर एग्जाम्पल ये 2 मोनेट्स है, तो इस मोनेट्स में PEH, प्री एस्टेब्लिश्ड हार्मनी डाल दी गई थी कि देखो अगर से इस टाइम पे ये एक हाथ उठा तो दूसरा हाथ भी उठेगा, एक मोनाड से एक्टिव हुआ तो दूसरा भी एक्टिव होगा, तीसरा भी एक्टिव होगा। ये सारी जितनी भी हार्मनी आपको देखने को मिल रही है इस वर्ल्ड में, वो कब इस्टेब्लिश किया गया? ये द टाइम ऑफ क्रिएशन, जिसे क्या बोला जाता है? PEH, प्री इस्टेब्लिश्ड हार्मनी।
ऑफ कोर्स आप जो कह रहे हो कि हार्मनी तो है, एक चीज दूसरी चीज को वो कर रहा है, मगर ये इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है, ये कोऑर्डिनेट कर रहा है ना। और ये कोऑर्डिनेशन, ये हार्मनी एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ही हुआ है, और ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? गॉड, सुप्रीम मोनाड, क्वीन मोनाड। बट नाउ फिर इसको ना एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 3 वॉच है ना, और मैंने तीनों के टाइम एकदम एग्जैक्ट टाइम सेट करा, तीनों को 3 जगह पे रख दिया। अब कोई आदमी है जिसे वॉच का कंसेप्ट कुछ भी नहीं पता, वो आएगा, वो क्या समझेगा कि एक वॉच जो है ये इन दोनों वॉच को कॉज कर रहा है, क्योंकि एग्जैक्ट टाइम दिख रहा है सब में, तो उनको लगेगा कि एक बड़ा सा वॉच जो है वो मास्टर की है और ये दोनों उसी को फॉलो कर रहा है। बट क्या ये रियलिटी है? नहीं, वो इंडिपेंडेंटली चल रहा है, वो घड़ी इंडिपेंडेंटली चल रहा है, और तीसरा ये जो घड़ी है ये भी इंडिपेंडेंटली चल रहा है। उसमें क्या एक मैंने हार्मनी सेट कर दी है कि हाँ ठीक है, इतना पे मैंने सेट किया, अब ये चलता ही रहेगा। गॉड ने सेम ऐसा ही सारे मोनाड्स के बीच में एक हार्मनी सेट कर दिया कि देखो ये ऐसे होगा तो ये भी ऐसे होगा, ये हाथ इतना उठेगा तो ये भी ऐसे उठेगा। ये हार्मनी एट द टाइम ऑफ क्रिएशन डाला गया। बट यहाँ से एक क्वेश्चन उठ जाता है कि अगर से सारी चीज़ें प्री स्टैब्लिश्ड हार्मनी है, यानी गॉड ने पहले से ही तय कर लिया है, तो फिर फ्रीडम का क्या फ्रीडम एग्जिस्ट करता है? ये वैलिड क्वेश्चन है ना, कि अगर से सारी चीज़ें पहले से ही मतलब तय है, डिटरमाइंड है ना, हार्मनी के जरिए गॉड ने तो वो कर दिया कि मेरा कौन सा हाथ कब उठेगा, मेरा कौन सा चीज़ कब इन्फ्लुएंस होगा, ये क्या है? प्री स्टैब्लिश्ड है। तो फिर फ्रीडम का क्या? ये एक वैलिड क्वेश्चन है ना। रियली सॉरी, आज टाइम कम है, वरना मैं आज ही बता देता। ये हम फ्रीडम एंड डिटर्मिनिज्म जो लिबनिज का रह गया वो मैं नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग देखेंगे। हमारे पास टाइम कम है, इसीलिए हम लोग इसे यहीं पे वाइंड अप कर रहे हैं ना। और एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है, इनफैक्ट एक नहीं 2 अनाउंसमेंट है। पहला तो ये कि जो लोग भी नोट्स हमसे खरीद रहे हैं और वो पेमेंट कर दे रहे हैं, तो आप पैनिक मत हो, है ना, कि वो सर नोट्स नहीं आया, पेमेंट कर दिया। वो आप थोड़ी देर बाद हो सकता हो, जैसे ही टाइम मिला उस आपको पहुंच जाएंगे, है ना। डोंट वरी, उसके लिए आप फिक्र मत किया करें या पैनिक मत हुआ करें। अगेन, जिसने खरीद लिया तो क्या हो गया, मैंने भेज दिया और रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी खत्म? नहीं, आपने नोट्स लिया, आप नोट्स पढ़ रहे हो, आपको कहीं पर भी दिक्कत आ रही कि सर ये वाली लाइन जो है मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप उसी वक्त उसका स्क्रीनशॉट लो और उसे क्या करो, उसे सर्कल करके आप मुझे सेंड करो, मैं कि सर ये लाइन मुझे समझ में नहीं आ रही। उसके 3-4 एग्जाम्पल के साथ मैं ऑडियो में जिस वक्त भी फ्री हुआ आपको वो बता दिया करूँगा, एक्सप्लेन कर दिया करूँगा। और अगर से आंसर राइटिंग में आपको दिक्कत हो, आप वो क्वेश्चन भी भेजा करो, मैं क्वेश्चन पे भी आपको ज़रूर हेल्प करूँगा। दूसरा अनाउंसमेंट ये है कि आप जिन्होंने नोट्स नहीं खरीदा, अगर से आप नोट्स खरीदना चाहते हो, प्लीज़ मैं कमेंट्स में लिंक डाल दूंगा, आप उस टेलीग्राम पे जाना और मैसेज करना आई वांट टू परचेस नोट्स, और फिर इधर से एक लिंक आएगा, आप उस पर 500 रुपये पे करोगे, उधर से PDF आ जाएगा और आप वो पे कर देना ना। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जाने से पहले, है ना, कि एक सेकेंड, और वो क्वेश्चन ये है, मैं ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग करना, फिर अगर से आपसे नहीं हुआ तो कल हम लोग वो इस पे देखेंगे। क्वेश्चन है, एग्जामिन लेबनिज थ्योरी ऑफ मोनाड्स। Does the doctrine of PEH, प्री established harmony, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, है ना, PEH, प्री established harmony, सक्सेसफुली resolve the mind body problem? Resolve the mind body problem. Mind body प्रॉब्लम। मैं इसे 15 मार्क्स में कर दे रहा हूं, है ना। आप चाहे तो इसे 20 मार्क्स में भी लिख सकते हो, और अगर से आप में टैलेंट है आप 10 मार्क्स में भी लिख सकते हो या 10 मार्क्स में भी लिख सकते हैं। ये क्या है, ये मैंने एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दिया है, प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया है कि बस हमको ये बता दीजिए भाई कि ये जो मोनाड्स का जो कंसेप्ट है ना, पहले तो वो बता दीजिए, और क्या ये मोनाड्स के जरिए माइंड बॉडी की जो प्रॉब्लम थी क्या ये सॉल्व हुआ? हमने पूरा लेक्चर क्या देखा। अब अभी मैं इस पे गाइड नहीं करूंगा, है ना। मैं नेक्स्ट क्लास पे अगर से आपसे नहीं बना आप कमेंट्स कर दोगे, हम लोग इस पे कर सकते हैं डिस्कस, मगर अभी मैं कुछ भी नहीं करूंगा। ये आप
ये हम दोनों की लड़ाई है ना, हम दोनों को लड़ना पड़ेगा। सिर्फ अकेला मैं लड़ूंगा तो आप नहीं जीतोगे, और अकेला आप लड़े तो मैं नहीं जीत पाऊंगा। इसीलिए हम दोनों की लड़ाई, हम दोनों को फाइट करना पड़ेगा। आप भी कोशिश करोगे, नहीं हुआ नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग देखेंगे। और नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग देखेंगे क्या, इनकी फ्रीडम और डिटर्मिनिज्म। काफ़ी इंटरेस्टिंग है इनके फ्रीडम और डिटर्मिनिज्म, और क्वेश्चन वहीं से आए हैं और मेरे ख्याल से पूछना भी वहीं से चाहिए। बट ये भी पूछा जा सकता है, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मोनाड्स का जो कंसेप्ट है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वो एटम की तरह है। जैसे अभी हम लोग एटम वाले थ्योरी पे, एटोमिस्टिक थ्योरी पे बिलीव करते हैं, उसी तरह मोनाड्स पे भी तो किया जा सकता है ना। मोनाड्स भी ऐसा भी तो हो सकता है ना कि माइंड बॉडी दो चीज़ें ना हो, कोई एक ही चीज़ हो, वही उसी में वो एक्टिव भी हो और वो मैटर भी हो, कंसियसनेस उसी के अंदर हो। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आता है, मोनाडोलॉजी से। तो आपको ये बताना है माइंड बॉडी प्रॉब्लम, है ना। थैंक यू, दैट्स इट, जय हिंद।